Mamta Chaudhary, your bioeducator, and student most welcome in NIOS Vision Point. Today we will study about the genetics, principle of genetics. बच्चों ये आपका चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, इसी को आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जेनेटिक्स सुन के भाग मत जाइएगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक बारी समझ में आ गया तो आपको समझ लीजिए कि सबसे इजी यही चैप्टर लगेगा। तो हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जितना इजी वे में हो सकेगा बताएंगे और आप उसको सीखने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। सबसे पहले हम जानना हमको ज़रूरी है कि हम जेनेटिक्स में आखिर किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स में हम करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैम बताइए कि हेरिडिटी क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है कि बताइए हेरिडिटी क्या होता है। तो बच्चों, जो भी कैरेक्टर आपको अपने माँ बाप से मिलते हैं, आप से आपके बच्चों में जाएंगे, फिर आपके बच्चों से उनके बच्चों में, उनके बच्चों में, मतलब जो भी कैरेक्टर हैं उनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना ही क्या है, हेरिडिटी है। मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, फिर अगली जनरेशन, फिर अगली जनरेशन, ऐसे पास होते रहना ही क्या है, हेरिडिटी है। अब जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसको हम बोल देते हैं इनहेरिटेंस। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं बच्चों इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इसका मतलब इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो ठीक है मैम, हेरिडिटी समझ में आ गया, वेरिएशन समझाइए। देखिए, हम अपने माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। तो ये डिफरेंसेस वेरिएशन के कारण होते हैं, ये डिफरेंसेस वेरिएशन के कारण होते हैं। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोगेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे एग्जैक्ट अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे बिल्कुल भी मैच ही नहीं खाते, ऐसा लगता ही नहीं कि इनके बच्चे हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और जब सिमिलैरिटी होती है, कोई देख करके बोल देता है कि आप तो अपने मम्मी की तरह हो, आप अपने बिल्कुल पापा की तरह गए हो, तो वहाँ पर डिफरेंसेस कम हैं। तो डिफरेंसेस तो ज़रूर हैं, तो ये किसके कारण आ रहे हैं, वेरिएशन के कारण। तो हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं। जेनेटिक्स टर्म बच्चों किसने दिया था? जेनेटिक्स टर्म वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू बैटसन, यानी विलियम बैटसन ने जेनेटिक्स टर्म को दिया था। तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये टर्म भी किसने दिया था पूछा जाता है एग्जाम में। अब बच्चों, चैप्टर में एंट्री करने से पहले इस चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखिए टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स की जान है। यदि आपको टर्मिनोलॉजी ढंग से समझ में आ गई तो मान लीजिए जेनेटिक्स आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग सबसे पहला टर्म समझेंगे जीन। जीन क्या है? सबसे पहला टर्म बच्चों समझेंगे कि जीन क्या है। देखिए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। पहले इसको फिगर में समझ लेते हैं, फिर आपको डिफिनीशन समझ में आ जाएगी। देखिए, ये क्या है बच्चों? ये है सेल, और सेल में हम फोकस कर रहे हैं न्यूक्लियस पर। और बच्चों न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। तो हम यहाँ पर डीएनए को कंसीडर करेंगे। जैसे ही आप डीएनए देखते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये जीन के सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ये बात समझ में नहीं आई मैम, इसको समझाइए। देखिए, जैसे आपके हेयर कलर हैं
तो हेयर कलर को कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेसिफिक जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। आई कलर है, आई कलर को कंट्रोल करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक जीन ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके आई कलर को कोई स्पेसिफिक जीन ही कंट्रोल कर रहा है, हेयर को कोई स्पेसिफिक जीन कंट्रोल कर रहा है, स्किन कलर को कोई स्पेसिफिक जीन कंट्रोल कर रहा है। तो वही कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होते हैं, जीन, जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं। अब बच्चों एक टर्म आता है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर 46 क्रोमोसोम किस में होते हैं, ह्यूमन सेल में। ये किसको हमने बनाया है, ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। ह्यूमन सेल में बच्चों 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम बच्चों किससे मिलते हैं आपको, अपने फादर से, जिसको आप बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं आप पैटर्नल क्रोमोसोम, ये आपको अपने फादर से मिलते हैं। और 23 क्रोमोसोम आपको मदर से मिलते हैं, जिसको आप बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम को समझना है तो हम एक यहाँ से फादर की तरफ का क्रोमोसोम ले लेते हैं और एक मदर की तरफ का क्रोमोसोम ले लेते हैं। तो हम इन्हें होमोलोगस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह इनका शेप और साइज़ दोनों सेम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होता है, सेम लोकस पर प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में नहीं आई तो देखिए यहाँ समझते हैं। मान लीजिए कि आई कलर को एक्सप्रेस करने वाला एलील फादर में हम इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर है। तो आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन या एलील कहाँ पर होगा, सेम लोकेशन पर, मदर के भी सेम लोकेशन पर होगा, जिसको हमने क्या कहा, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन, या कहें कि स्किन कलर को कंट्रोल करने वाला जीन। मान लीजिए कि हाइट को हमने ले लिया, इसको टी से रिप्रेजेंट किया। फादर में यदि यहाँ पर प्रेजेंट है तो जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि जो मदर वाला क्रोमोसोम है उसमें भी सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होगा। देखिए सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों ये क्या है, ये जीन है, ये जीन है, ये क्या है, ये जीन है जो कंट्रास्टिंग ट्रेट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो एलील क्या होते होंगे, देखिए ये क्या है बच्चों, एक एलील है। ये क्या है, एलील है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। जैसे प्लांट के केस में हम समझे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमको भी पी प्लांट को ही देखना है। देखिए कैपिटल टी ये मान लीजिए कि टॉलनेस को डिसाइड करता है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मॉल टी बच्चों डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल है। वो सेम कैरेक्टर क्या है बच्चों, प्लांट हाइट। क्या है ये, प्लांट हाइट। दोनों ही प्लांट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी इनको कहा जाएगा एलील। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के क्या हैं, एलील हैं। तो एलील क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अब यदि दोनों ही एलील, हमने बताया कि ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है। अब जब दोनों ही एलील सेम हो तो उस कंडीशन को क्या कहते होंगे, तो आइए मेरे बच्चों देखते हैं उस कंडीशन को क्या कहते होंगे जब दोनों ही एलील सेम होते होंगे। जब दोनों एलील सेम होंगे तो उस कंडीशन को बच्चों कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। उस कंडीशन को कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। एन इंडिविजुअल पॉसेसिंग आइडेंटिकल एलील्स, आइडेंटिकल देखिए यहाँ पर यानी कि सेम एलील, फॉर अ ट्रेट टर्म होमोजाइगस। होमोजाइगस कब कहेंगे, जब दोनों ही एलील बच्चों क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। यानी पी प्लांट में टॉलनेस के लिए देखें तो कैपिटल टी ये क्या है, दोनों ही एलील बच्चों यहाँ पर सेम हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाएगा
होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि होमोजाइगस इज अ कंडीशन वेयर बोथ एलील आर सेम। और ये क्या है, यहाँ पर दोनों रेसेसिव एलील हैं। ये क्या है, दोनों एलील यहाँ पर भी सेम है। ये डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट पी में देखेंगे, पी प्लांट में देखेंगे तो ये बच्चों क्या है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन का बना रहा है। जब दोनों ही एलील सेम हो तो उनको कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। और जब दोनों एलील डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रो का मतलब ही होता है बच्चों डिफरेंट, हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एन इंडिविजुअल विद डिसिमिलर एलील, डिसिमिलर एलील का मतलब दोनों ही एलील क्या हैं, डिसिमिलर हैं, सेम नहीं हैं। फॉर अ ट्रेट इज टर्म्ड हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या है आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझें, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसमें ये क्या होगा बच्चों, ये डोमिनेंट एलील होगा और ये रेसेसिव एलील होगा। तो ये पी प्लांट पे हम देखेंगे तो ये पी प्लांट कैसा होगा बच्चों, ये टॉल ही होगा, ये टॉल ही होगा, क्योंकि ये वाला इसके ऊपर क्या है, डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेट कर जाता है और ये उसके सामने इसकी कुछ भी नहीं चल पाती है। तो जो डोमिनेट करेगा उसको हम बोल देंगे डोमिनेटिंग एलील, और जो डोमिनेट नहीं कर पाएगा उसके सामने, इसके सामने इसकी चल ही नहीं पाएगी तो इसको बोल देंगे रेसेसिव एलील। अब देखिए इतनी टर्मिनोलॉजी हमने समझ लिया है, तो अब हम इजीली समझ सकते हैं जेनेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं और पूरे चैप्टर को जो भी हमारी नीड है उसको हम लोग पूरा चैप्टर को समराइज में पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। हमने पहले देखिए टर्मिनोलॉजी समझ लिया है, अब इस चैप्टर को हमें समझने में बहुत आसानी होगी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि हमने ग्रेगर जॉन मेंडल को नहीं जाना तो समझ लीजिए चैप्टर की शुरुआत ही नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल को जानना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये कौन थे बच्चों, ये थे ऑस्ट्रिया के मंक। ये क्या है बच्चों, ऑस्ट्रियन मंक हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रियन मंक हैं। और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर कंडक्ट किया था, गार्डन पी पर। गार्डन पी जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। तो आपको बच्चों ये याद रखना है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर कंडक्ट किया था, गार्डन पी पर, क्योंकि स्वीट पी भी होती है, वाइल्ड पी भी होती है। तो आपको गार्डन पी से आपको इसे याद रखना है कि गार्डन पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये भी आपको याद रखना है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को किस नाम से जाना जाता है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बच्चों 7 साल तक किया था। कितने साल तक, 7 साल तक। ईयर इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 1856 टू 1863, 7 सालों तक मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के जो भी कंक्लूजन रहे फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, उसको 2 साल बाद पब्लिश किया 1865 में। तो ये ईयर भी आपको याद रखने हैं। 1865 में बच्चों उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, पब्लिश किया, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। क्यों, क्योंकि मेंडल ने पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स डाल रखा था। तो वैसे भी बायोलॉजी वालों को मैथ समझ में नहीं आती, तो उन्होंने कहा ये क्या है, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स कैसे। तो कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। और इन्होंने अपना जो पब्लिश किया था, लोकल पत्रिका थी, तो कोई इनके बात को समझ ही नहीं पाया। फिर फाइनली क्या होती है, मेंडल की डेथ हो जाती है 1884 में। फिर मेंडल की डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के काफ़ी समय बाद 1900 की बात है, कब, 1900 की बात है, जब 3 साइंटिस्टों ने इनके वर्क को रीडिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि जो मेंडल कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। वो तीनों साइंटिस्ट कौन कौन से हैं बच्चों, वो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस एंड टेसरमार्क। इन
साइंटिस्टों ने बताया कि मेंडल जो कह रहे थे बिल्कुल सही बात है और मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बच्चों जो डब्ल्यू बैटसन हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। डब्ल्यू बैटसन जो हैं, डब्ल्यू बैटसन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स ये हैं बच्चों फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो एक तो आपको मेंडल को याद रखना है और डब्ल्यू बैटसन को याद रखना है। अब देखते हैं बच्चों कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर ही क्यों चुना था। आम चुन लेते, अमरूद चुन लेते, कुछ भी प्लांट चुन लेते, लेकिन मटर ही क्यों चुना? क्योंकि बच्चों मटर एक एनुअल प्लांट है, सबसे बड़ी बात है। एक साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एनुअल प्लांट है, एक साल के भीतर ही, और छोटा प्लांट है, इजीली विजिबल है, आप आसानी के साथ उस प्लांट को एक्सपेरिमेंट करते हुए देख सकते हैं। इसमें बहुत वैरायटियां हैं। तो ये सब कारण की वजह से मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट पे उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए। कितने बच्चों? 7 कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया था। कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए। देखिए, जैसे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन प्लांट का डॉफ होना यानी बौना होना या टॉल होना ये उसका ट्रेट है। मतलब कि जो प्लांट हाइट है वो कैरेक्टर है और डॉफ टॉल ये क्या है, ट्रेट है। सीड शेप कैरेक्टर है, राउंड सीड या रिंकल सीड ये ट्रेट है। यानी कि कैरेक्टर मतलब कैटेगरी और ट्रेट मतलब वैरायटी, जो भी उनकी वैरायटी मिल रही थी उनको हमने कह दिया ट्रेट है ये। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया यानी 14 ट्रेट, यानी 14 ट्रेट पर उन्होंने काम किया। यदि आपसे कोई पूछता है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर कितने ट्रेट, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 कैरेक्टर उन्होंने लिया था और 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट थे यानी 14 ट्रेट थे। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो भी हम लोग देखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव ट्रेट है ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये वाले बच्चों जो हैं ये डोमिनेटिंग ट्रेट हैं और ये वाले रेसेसिव ट्रेट हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें कि पहला जो दिखाया गया यहाँ पर सीड शेप, सीड शेप में जब आप बात करेंगे तो इसका राउंड वाला जो सीड होगा, मटर का जो राउंड सीड देता होगा जो प्लांट, वो डोमिनेट है, और जो रिंकल यानी पिचका मुरझाया सा सीड होगा वो रिंकल, वो क्या है बेटा, रेसेसिव ट्रेट है। सीड कलर की बात कर लें तो जो पीले कलर का सीड होगा, जो पीला कलर वाला सीड होगा वो डोमिनेंट होगा और जो हरे कलर का है वो रेसेसिव होगा। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए जैसे कि जो मटर का दाना है जनरली येलोइश कलर का ही होता है, और जब आपको पनीर बनाते, रोज़ तो बनाते नहीं, कभी कभी बनाते हैं, जब भी आपको बनाना होता है तो क्या करते हैं, हरी मटर दुकान से लेने जाते हैं। यानी कि कभी कभी ना, तो कभी कभी आप हरी मटर लेने जाते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हरा वाला सीड है वो रेसेसिव है और जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है। ये हो गया सीड के ऊपर। अब फ्लावर कलर की बात करें, देखिए वायलेट और वाइट, वायलेट वाला बच्चों क्या है, डोमिनेंट है, और वाइट वाला रेसेसिव है। तो वायलेट यानी कि कलरफुल है, अट्रैक्टिव होगा, तो ये डोमिनेंट है, और ये वाइट वाला रेसेसिव होगा। अब पॉड शेप की बात करें, पॉड मतलब फली, यदि बढ़िया सुंदर सी फूली हुई सी फली है तो उसको आप बोलेंगे कि क्या है, डोमिनेंट है, और वहीं पर थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड टाइप के तो उसको आप बोल देंगे क्या है, कंस्ट्रिक्टेड वाला है, रेसेसिव। बढ़िया फूली सी सुंदर सी है तो वही क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी। और पॉड कलर की बात करें तो जैसे आप मार्केट गए तो हरी कलर वाली ही फली खरीदना चाहेंगे ना, जो हरी हरी फली होगी मटर, कौन पीली लेके आएगा, ऐसा लगेगा कितने दिन की पुरानी है। तो जो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पॉड कलर में जो ग्रीन वाली फली है वो डोमिनेंट है और जो येलो कलर वाली फली है वो बच्चों रेसेसिव है। अब 2 कैरेक्टर इसमें आगे दिखाए गए हैं, कौन सा है, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। बच्चों फ्लावर पोजीशन की बात करें तो जो एक्सियल वाला है वो क्या है, डोमिनेंट है, और टर्मिनल वाला रेसेसिव है।
तो टर्मिनल वाला कैसे याद करेंगे कि रेसेसिव है? जैसे कि कोई टर्मिनेटिंग टाइप की, टर्मिनल क्या लग रहा है? टर्मिनेटिंग टाइप का ना, जैसे टर्मिनेटिंग टाइप का, तो इसको आप मान लेंगे क्या है? ये रेसेसिव है। याद कर लेंगे ऐसे कि ये आपका रेसेसिव है। और जो एक्सियल फ्लावर, जहाँ पे जो एक्सियल फ्लावर आते हैं जिसमें, वो आपका हो जाएगा डोमिनेटिंग। स्टेम हाइट तो आपको इजीली याद है कि जो टॉल है वो क्या है? आपका डोमिनेंट है, और डॉफ है वो रेसेसिव है। अब हम देखेंगे बच्चों कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो किया कैसे, इसी के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए मेंडल ने क्या किया, ये पी प्लांट का फ्लावर है जो क्या है बेटा? बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, यानी फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल होता है। तो मेंडल ने क्या किया बच्चों कि मान लीजिए टॉल है, टॉल प्लांट वाला फ्लावर है, ये क्या है बच्चों? टॉल प्लांट वाला फ्लावर है। तो उसने क्या किया कि जो इसका मेल पार्ट है यानी कि स्टमेन, उसको काट करके सीजर से अलग कर दिया। देखिए यहाँ से उन्होंने क्या किया? एंथर को रिमूव कर दिया। एंथर को रिमूव करना ये प्रोसेस कहलाता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं इमैस्कुलेशन, जब हम क्या कर रहे हैं? एंथर को काट के रिमूव कर रहे हैं। इसके बाद ये बचा हमारे पास क्या? फीमेल पार्ट। अब इस फीमेल पार्ट को हम क्या करेंगे? इसके स्टिग्मा को कवर कर देंगे, इसके स्टिग्मा को कवर कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई हमने तो इसको सेव करने के लिए कि इसी का पॉलन इस पर ना गिर जाए, हमने तो इसको काट के रिमूव कर दिया। लेकिन हम जिसको नहीं चाहते, मान लीजिए दूसरा कोई एंथर पॉलन ग्रेन उड़ के आए, यहाँ पर बैठ जाए, है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। यदि हमने इसको खुला छोड़ दिया बच्चों, तो कोई दूसरा पॉलन आएगा और इसको फर्टिलाइज कर देगा। तो हम क्या करेंगे? इसको सेव करने के लिए कवरिंग लगाएंगे। कवरिंग लगाने क्या बोलेंगे बेटा? बैगिंग। क्या बोलेंगे? बैगिंग कर दिया हमने। अब जब मैच्योर हो गए तो हमने क्या किया कि ये बच्चों डॉर्फ वाला प्लांट है, ये क्या है? डॉर्फ वाला प्लांट है। इसके पॉलन हमने लिया और बड़े सावधानी से इस पर डस्टिंग कर दिया। डस्टिंग मतलब इस पर गिरा दिया और फर्टिलाइजेशन होने दिया। जो भी सीड हुए उनको कलेक्ट कर लिए। अब देखिए क्या होता है, हम इसको आगे समझते हैं। जब मेंडल ने सीड कलेक्ट किया और उसको उगाया तो देखा क्या कि F1 जनरेशन आई, उसको हमने बोल दिया F1 जनरेशन। उसमें सभी प्लांट टॉल थे। मेंडल सोचे अरे मैंने टॉल और डॉफ दोनों के कैरेक्टर लिए थे, लेकिन सभी प्लांट टॉल हो गए, ऐसा कैसे? डॉफ वाला कहाँ गया? तो देखिए बच्चों, इसी को हमने डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये क्या है? टॉल प्लांट है, ये प्योर हैं, ये प्योर पेरेंट हैं, प्योर टॉल है, और ये प्योर डॉफ है। इनके हमने गैमीट बना लिए। तो ये आई आपकी F1 जनरेशन। ये क्या है बच्चों? F1 जनरेशन, जिसमें सभी क्या हुए बच्चों? टॉल हुए। देखिए सभी के सभी क्या हुए? टॉल हुए। मेंडल को लगा कि डॉफ वाला गया तो कहाँ गया? फिर मेंडल ने सोचा कि अब इन्हीं को आपस में क्रॉस होने देता हूँ, फर्टिलाइजेशन होने देता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ये टॉल जो ये हेट्रोजाइगस टॉल है ना बच्चों, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये भी हेट्रोजाइगस टॉल है, यानी कि जो भी थे उनको आपस में सेल्फिंग होने दिया और मेंडल को मिली F2 जनरेशन। और मेंडल को मिली F2 जनरेशन, सेल्फिंग होने दिया। मेंडल ने कोई भी छेड़खानी या कोई भी इंटरफेयर यहाँ पर नहीं किया, सेल्फिंग होने दिया। तो देखिए यहाँ पर बच्चों गैमीट बनाएंगे, एक ये गैमीट हो जाएगा और दूसरा ये, और एक यहाँ इनके भी गैमीट बना लेंगे। मान लीजिए कि ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है। तो इनका हमने क्या करवाया, क्या होने दिया? खुद से सेल्फिंग होने दिया, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फिर हमने क्या किया? सीड कलेक्ट किए और उनको हमने फिर से उगाया। और देखा, देखते ही मेंडल शॉक्ड हो गए। मेंडल ने देखा क्या? देखिए कि देखने वाइज 3 हिस्से में प्लांट टॉल थे और एक हिस्से के प्लांट डॉफ थे। मेंडल ने कहा अरे ये डॉफ वाला तो यहाँ दिख नहीं रहा था F1 जनरेशन में, ये यहाँ पर दिख कैसे गया? ये डॉफ वाला कैसे आ गए?
देखने वाइज जो भी हम देख करके बताते हैं उसको बच्चों बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जो हम देख कर बता देते हैं उसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो बच्चों आपको याद रखना है कि F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1, यानी 3 हिस्से के प्लांट क्या हैं बच्चों, टॉल हैं और 1 हिस्से के प्लांट डॉप थे। लेकिन इनका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, जीनोटिपिक मतलब जेनेटिक मेकअप, अंदर की बात है ना, उनका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, 1:2:1। देखिए यहाँ पर ये कैपिटल टी इसके जैसा कोई भी नहीं है, यानी हमने ये क्या है बच्चों, ये फिनोटिपिक रेशियो है। ये क्या है, ये फिनोटिपिक रेशियो है। और जब हम जीनोटिपिक की बात करेंगे तो देखिए क्या है, ये 1 है रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हमें दिख रहे हैं, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, और स्मॉल टी वाले 1 है तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ये क्या है बेटा, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो मतलब जेनेटिक मेकअप क्या है। तो जब जेनेटिक मेकअप हमने देखा तो हमने पाया कि रेशियो आ रहा है 1:2:1। अब इसी को देख करके जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसी के बेसिस पर मेंडल ने अपने लॉज दिए, जिनको हम बोलते हैं मेंडल्स लॉज। मेंडल ने बताया कि ये कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि सभी F1 जनरेशन में टॉल हो जा रहे हैं। तो देखिए मेंडल ने कहा कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर का है वो F1 जनरेशन में अपने आप को डोमिनेट कर देता है, रेसेसिव वाले की चलने ही नहीं देता। तो रेसेसिव वाले का कैरेक्टर होते हुए भी दिखाई नहीं देता। इसी को मेंडल ने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब जो अपने आप को डोमिनेट करा लेगा F1 जनरेशन में वही दिखाई देगा, जो नहीं दिखा पाएगा अपना असर F1 जनरेशन में मतलब कि वो उसको कह देंगे रेसेसिव है ये। तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर वाला ही अपने आप को शो करवाएगा और सभी के सभी प्लांट F1 जनरेशन में वैसे ही होंगे, यानी टॉल होंगे जैसे कि पेरेंट है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में when parents with pure contrasting traits are crossed together, only one form of trait appear in F1 generation। ये क्या है बच्चों, ये प्योर है ना, प्योर टॉल है, ये प्योर डॉफ है। इनके बीच में हमने क्या किया, क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में क्या मिले, सारे के सारे टॉल मिले, सारे के सारे टॉल मिले। यानी कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर का है, जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर का है वही अपने कैरेक्टर को शो करवाएगा, दूसरे वाले को दबा देगा, दूसरा वाले की उसके सामने कुछ नहीं चल पाएगी। तो जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर का होगा वही F1 जनरेशन में शो होगा। तो इसी को कहा मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसी को कहा गया फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि बच्चों मेंडल ने और भी लॉज दिए, पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर का है वही F1 जनरेशन में शो होता है। इसी को मेंडल ने कहा कि जो डोमिनेंट है वही शो होगा, रेसेसिव वाला उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी चल होते हुए भी उसकी चल नहीं पाएगी। तो इसी को कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए मेंडल का अगला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, सेग्रीगेशन का मतलब है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। मेंडल ने कहा कि जो F1 जनरेशन में हमें मिले थे, देखिए यहाँ से पहले बना ले, ये कैपिटल टी स्मॉल प्योर है, प्योर टॉल है, प्योर डॉर्फ है। F1 जनरेशन में आपको बच्चों क्या मिले, गैमीट इसके बनाए तो आपने ये, और फिर इनके बीच में जब सेल्फिंग करवाया तो हमें क्या मिले, जब सेल्फिंग करवाएंगे
देखिए इसको थोड़ा बना लेते हैं तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये मेंडल ने कहा कि ये F2 जनरेशन में ये ड्वार्फ वाला क्यों दिख गया, ये कैसे दिख गया। तो मेंडल ने इस चीज़ को बताया कि जो भी एलील होते हैं किसी भी स्टेज पर उनकी मिक्सिंग नहीं होती, उनकी ब्लेंडिंग नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती है। गैमेटोजेनेसिस के दौरान वो अपने आप को उस समय क्या हो जाते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। गैमेटोजेनेसिस के दौरान दोनों ही एलील क्या हो जाएंगे बच्चों, सेपरेट हो जाते हैं। उनकी मिक्सिंग कभी नहीं होती है, वो साथ साथ रहते ज़रूर हैं, उनकी मिक्सिंग नहीं होती। देखिए यदि बताया कि मिक्सिंग हो जाती तो ये ड्वार्फ वाला कैसे दिख जाता या प्योर टॉल कैसे दिख जाता। यदि यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती तो ये प्योर ड्वार्फ और प्योर टॉल कैसे दिख जाता, ये ड्वार्फ वाला आता ही नहीं। मिक्सिंग हो जाती तो इसका आने का कोई सवाल ही नहीं था। तो यही है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान दोनों ही एलील सेपरेट हो जाते हैं, साथ में रहते हुए भी उनकी कभी ब्लेंडिंग नहीं होती, कभी भी मिक्सिंग नहीं होती है। एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एनी ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग एट एनी स्टेज, साथ में रहेंगे पर मिक्सिंग कभी नहीं होती है। और दोनों ही के दोनों ट्रेट आपको F2 जनरेशन में रिकवर हो जाते हैं जो F1 जनरेशन में नहीं भी दिखा था। ये देखिए ड्वार्फ वाला F1 जनरेशन में कहाँ दिखा था, यहाँ पर सारे के सारे क्या थे बच्चों, टॉल थे। यहाँ के सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन में ये दिख गया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के दौरान दोनों ही एलील अलग अलग हो जाते हैं, साथ रहने पर भी वो कभी भी मिक्सिंग शो नहीं करते, कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। तो दोस्तों बच्चों ये है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझिए, क्योंकि जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो मान लीजिए जेनेटिक्स आप चुटकियों में समाप्त कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।